साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर इन्वेस्टर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं सारी सिचुएशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब तकरीबन 1 महीने के बाद इस जंग को 1 महीना हो चुका है। आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं मैं 2 फरीकों की बात करूँ कि अभी मैं इसराइल को ज़रा हम बाद में डिस्कस करते हैं, अमेरिका और ईरान, ये दोनों फरीक आपको कहाँ पर स्टैंड करते हुए नज़र आते हैं? कौन ज़्यादा बेहतर या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? जी हाँ, मधु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अगर अस्करी कुव्वत के लिहाज से आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत तो अमेरिका ही है। और अगर उसकी वार मशीन को देखें आप इर्द गिर्द और उसके जहाजों को देखें इर्द गिर्द, और ज़ाहिर है इसराइल के जहाज भी शामिल है उसमें, तो उसमें मजबूती तो उस तरफ है अगर वार मशीन को देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ रिजॉल्व है, दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी है, यानी कि ईरान, और ईरान को अपनी तकलीफ बर्दाश्त करने का एक उनमें सलाहियत है। और ईरान के इस 92,000 मकानात को इम्पैक्ट हुआ है, या तो मुकम्मल तबाह हुए या पार्शली तबाह हुए हैं। आप अंदाजा करें कि उससे कितनी फैमिलीज उससे इफेक्ट हुई होंगी, और साथ साथ हॉस्पिटल्स, स्कूल, तो तबाही तो बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और गुज़िश्ता शब भी इस तकरीर के बाद भी हमले जारी हैं ईरान पर, और ईरान भी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा सर, आपके एक्सपीरियंस में, सिंस आपने एज एन एम्बेसडर अपना टाइम सर्व किया, आपका एक उससे पहले का एक्सपीरियंस है फील्ड का, पॉलिटिकली दुनिया किस जगह पे आ गई है कि जो सबसे बड़ी आपकी एक पावर है इस दुनिया के अंदर, जो पॉलिसी मेकिंग के फ्रंट पे है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक अदद सिस्टम इस्टेब्लिश करने में जिसका बहुत बड़ा हाथ था, कि आज को 24 घंटा नहीं होता और हम लोग अपने मुल्क के यू टर्न्स पे हंसते थे सियासतदानों के, और वो यू टर्न्स अब हमें ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेज पे नजर आ रहे हैं। क्या ग्लोबल डिप्लोमेटिक सिस्टम वाकई इतना वीक है जितना नजर आ रहा है? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया का है उसमें मुतज़लज़ल तो हुआ है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल कारगर नहीं रही। इसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उसके मेंबर्स हैं परमानेंट, वो उनमें आपस में काफ़ी इख्तलाफात और कंपटीशन हो गया है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वर्ल्ड ऑर्डर ने तो चेंज होना है। ये जो ईरान और यूएस इसराइल की जो जंग है, इसके बाद ये सफ़र ज़्यादा आसान हो गया है, करीब हो गया है। पहले जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना था 15 साल तकरीबन उसमें लगने थे, अब वो उससे बहुत जल्द हो जाएगा। मेरी उससे मुराद ये है कि दुनिया ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जिस रफ्तार से जा रही थी वो रफ्तार तेज हो जाएगी। और ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा चैंपियन चाइना है, और उसके अदाद शुमार पूरी दुनिया के पास मौजूद है कि वो तरक्की की किस राह पर गामजन है। 2030 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा माशरी कुव्वत हो जाएगा। और आज भी चाइना रशिया दोनों मिलके वो खिलाओं में, यानी कि स्पेस वेपनाइजेशन में, वो अमेरिका से मुताबिकत और अमेरिका के बराबर पहुंच गए हैं। अमेरिका को यही सबसे बड़ी फिक्र है, ये उनके पेंटागन की रिपोर्ट भी मौजूद है। और जब भी कोई ताकतवर मुल्क या ताकतवर गिरोह उसके हाथ से ताकत निकलना शुरू होती है, तो वो उस पर कोई ना कोई हीले बहाने, कोई ना कोई तरीका कार करता है कि उस ताकत को बरकरार रखे। इस जंग को इस पैराई में भी देखा जाए। किसी मुल्क की इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इस जगह पे स्टैंड करता है कि वो दूसरे मुल्कों को फाइनेंशियली, उसकी इकोनॉमी को प्रेशराइज करके अपनी बातें मनवा सकता है या नहीं, जो हमें अमेरिका करता हुआ नजर आया। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से, या ईरान की स्ट्रैटेजी तब्दील होने की वजह से, सबसे इंटरेस्टिंग ये है, तो इसने भी मजबूर किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस सारी सिचुएशन के ऊपर, या फिर अभी वो आपको पैनिक में नजर आ रहे हैं कि एक दिन वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन वो कोई और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं? जी हाँ, डिल्यूजनिस्ट तो वो उनके अपने सेनेटर्स कह रहे हैं, उनके अपने मुल्क के अफराद कह रहे हैं। हम कहें या ना कहें तो डिल्यूजन तो है, उसमें कंफ्यूजन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप के। वो शुरू से ऐसी बात करते हैं कि जब चाहें वो अपने उसको मफाद में फाइनली डिसाइड कर लें। जैसे ऐसी सूरत में भी, आपकी इकोनॉमी की तरफ मैं आ रहा हूँ, ऐसी सूरत में भी जो उन्होंने 2 हफ्ते का तखमीना रखा है, उसमें वो टाइम देना चाह रहे हैं इसराइल को कि लेबनान में वो अपनी फिनिशिंग स्टेज पर पहुंच जाए, और ईरान की जो बची खची इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जितना तबाह कर सकते हैं कर दें। उन्होंने क्लेम तो कर ही लिया कि स्ट्रेटेजिक अहदाफ उनको हासिल हो गए हैं। तो ये 2 हफ्ते इसलिए दिए जा रहे हैं कि 20% जमीन तो इसराइल इस दौरान में पिछले
एक डेढ़ हफ्ते में हड़प कर चुका है लेबनान की, और बाकी जमीन अपनी जमीनी फौजों को भेजकर कब्जा करता जा रहा है, और हिजबुल्लाह को के हामियों को और उस इलाके को जिसपे कि हिजबुल्लाह का तसल्लुत था उसको खाली कराता जा रहा है। तो फलस्तीन की तरह ये जमीन भी हड़प कर लेगा। वाज़ेह रहे कि इजराइल ने 80% फलस्तीन की जमीन हड़प कर ली है, जो 20% 22% रह गई है उसका हमने देख लिया कि गाजा का उसको भी हड़प करना चाहता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हाल ही में, वैसे तो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, हाल ही में जो अमेरिका के सफीर हैं हिग्बी इजराइल में, वो कह चुके हैं कि इजराइल का ये बिब्लिकल हक है, वो कर सकता है नाइल से लेके यूफ्रत तक जमीन उनकी अपना, उनके लिए ये एक मजहबी तौर पर वो हासिल कर सकता है। इस बात को इधर छोड़ते हुए आपने इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी युआन की तरफ, यस यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ग्लोबल नॉर्थ से और ग्लोबल साउथ का सफर अब जो है वो तेज उसमें रफ्तारी आ गई है और जल्दी होता नजर आ रहा है। उससे मुराद ये है कि जो पेट्रो डॉलर कमाए जाते थे यहाँ इस खित्ते से, और उसके बदले में इस खित्ते में खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी गारंटी दी थी, तो वो तो सिक्योरिटी जो है वो तो हवा में उस कागज की तरह उड़ गई। कोई सिक्योरिटी तो उनको मिली नहीं पूरे इस खलीजी रियासत को, और ना ही सिक्योरिटी मिली थी कतर को जब इजराइल ने उस पर हमला किया था जून में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुदरती अमर है कि खलीजी ममालिक इसको अब 10 दफा सोचेंगे ये सिक्योरिटी को कैसे बरकरार रखें या ना रखें। और ईरान के सदर ने जो चंद घंटे पहले बयान दिया है कि आपकी ये जो बेसेज है यही आपके लिए खतरात का बाहिस है, बेसिस ना हो तो कोई आपको ना हमला करेगा। कंप्लीटली एग्री विद यू। बहुत सारे आउटकम्स के अंदर एक आउटकम मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब ये भी है, एंड आई होप आप एग्री करेंगे मेरे साथ, कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। अगर आपको कामयाब होना है दुनिया के अंदर, आपको अपनी पोजीशन बेहतर करनी है, तो आपको कुव्वत हासिल करनी पड़ेगी, ताकतवर होना पड़ेगा। क्यों अमेरिका नॉर्थ कोरिया की तरफ जाकर उस पर अटैक नहीं करता, हालांकि उसको भी अपने लिए एक थ्रेट करार देता है। लेकिन थैंक यू सो मच। नॉर्थ कोरिया के अपने अंदर हालात कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए सारी सिचुएशन के ऊपर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो डॉक्टर साहब ने भी कही कि दूसरी तरफ हमें रिजॉल्व नजर आता है, चाहे वहां पर हमें मिलिट्री पावर उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन टफ टाइम वो दे रहे हैं। एंड मुजम्मिल, एक और चीज़ मुझे पता चलती है, एक ऐसी कौम जिनके बच्चों को फाइटिंग स्पिरिट स्कूल में पढ़ाई जाती है, आप उसको कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ईरान के अंदर बच्चों को फाइटिंग स्पिरिट पढ़ाई जाती है स्कूल्स के अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजे निकलते हैं मीडिएशंस के भी, एंड देन लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल करे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।